एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। लखनऊ से पुष्पक से, फिर ललितपुर से झांसी, नहीं वो क्या बोलते हैं सागर, और फिर इधर आना था। मुझे खड़े नहीं दिखना बिल्कुल ना। अच्छा, फिर हेलीकॉप्टर से आने का बन गया, नहीं तो आ नहीं सकते थे ना, उधर से जाके ऐसे आना और फिर जाना। यहाँ आने का कारण है कि गोविंद भैया के चुनाव प्रचार में जब मैं आई तो मैंने कहा कि मैं धन्य, तो मेरे मन में वो बात चल रही थी, तो मैंने गोविंद जी को फ़ोन किया कि कोई पंडाल मत बनाइए। उन्हें बना दिया, वो अलग बात है। मैंने कहा था मैं तो सामान्य तरीके से आ जाऊंगी और स्वाभाविक प्रक्रिया में जितने लोग आ जाएंगे उनको मैं धन्यवाद देके अपनी वचन को पूरा करके चली जाऊंगी। अब इसमें भी मैंने गड़बड़ कर दी। मेरे को उतरना था 2 बजे यहाँ, लेकिन मैं थकी इतनी थी कि कनक्लेव के बाद 3 घंटे थे मेरे पास। अगर मैं वहाँ सो गई होती तो मुझे कोई उठा नहीं सकता था फिर भोपाल में, थकान के मारे। तो मैंने कहा कि बस जैसे मरे मुझे जयसिंह नगर तक ले जाओ और फिर वहीं सो लूँगी मैं। तो यहाँ फिर मैं थोड़ा आराम की हूँ। हिमालय से आई ना, बहुत दूर से आई, हिमालय, ऋषिकेश, लखनऊ, भोपाल, फिर यहाँ पे आई हूँ। तो माफ़ी मांगती हूँ आप लोगों से, गोविंद जी से भी और गौरव जी से भी, कि समय से 2 घंटे पहले ही आ गई और सब अकबका से भी गए थे। अच्छा, और आज क्या हुआ, आज टेल विंड मिल गई हेलीकॉप्टर को, पीछे से हवा। तो जब पीछे से हवा मिलती है तो वो समय से पहले पहुंच जाता है। तो हम मतलब जो समय, एक तो हमने 2 बजे की जगह 1 बजे कर दिया, और 1 बजे के हम तो 12 बजे आ गए थे, 12:40 पे आ गए। मतलब मैंने गड़बड़ की पूरी, और थोड़ी बहुत वायु देवता ने कर दी। तो मैं बड़ी चिंतित थी कि आप परेशान हो जाओगे सब लोग। तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैं यहाँ मध्य प्रदेश में बहुत खुश हूँ कि सबकी मेहनत का परिणाम आया। गोविंद जी प्रचंड मतों से जीते। उनका अपना खुद का व्यवहार भी उसका कारण है, सबके साथ मिल के चलते हैं। और हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी अपने चरित्र का परिचय दिया कि हम राष्ट्र की चिंता करते हैं, हम अपने से बड़ा पार्टी को मानते हैं और पार्टी से बड़ा देश को मानते हैं। हमको अटल जी ने यही गुरु मंत्र दिया है, खुद से बड़ी पार्टी और पार्टी से बड़ा देश। तो जब खुद से बड़ी पार्टी माना और गोविंद जी पार्टी में आ गए, तो पार्टी के लिए सबने एकजुट होकर काम किया। बहुत अच्छे मन से हमारा जिला अध्यक्ष और उसकी पूरी मंडली ने बहुत अच्छे मन से काम किया। गोविंद जी का खुद का व्यवहार भी था। ज्योतिरादित्य का भी एक नाम है, वो बहुत जगमगाता हुआ सितारा है भारत की राजनीति का, सिर्फ मध्य प्रदेश की राजनीति के नहीं। और इसलिए मेरे मन में था कि मैं एक बार सबको धन्यवाद दे दूं। अभी बंगाल में चुनाव चल रहे हैं। बंगाल में तो वैसी ही सरकार बननी जैसी यहाँ 2003 में बनी थी। ममता बनर्जी 30-35 सीटों पर सिमट जाएंगी, और इसके लिए वही दोषी हैं। वो एक महिला हैं, मेहनती महिला हैं, लेकिन उनका स्वभाव ऐसा है कि वो सबको ही अंत में अकेली रह गई। वो जय श्री राम के नारे पर भड़क जाना, आपको याद हो गाड़ी से उतर के मारने दौड़ पड़ी एक बार। ये तो मंच पे हुआ है जय श्री राम। एक बार तो ऐसा हुआ था कि जय श्री राम का नारा किसी ने लगा दिया, तो आता भी है, टीवी वाले दिखाते हैं उसको, चैनल वाले, तो वो गाड़ी से उतर के मारने दौड़ पड़ी। अब मोदी जी ने एजेंडा सेट कर दिया, जय श्री राम और दुर्गा ये हमारी आस्था के विषय हैं सबके। लेकिन उनने कहा खेला होवे नहीं, विकास होवे। खेल नहीं है राजनीति, यही कहा हमारे प्रधानमंत्री जी ने, और पूरे चुनाव को बहुत ही सीरियस टर्न दे दिया है। विकास होवे, रोजगार होवे। बंगाल में तो प्रचंड मतों से हमारी विजय होगी। बंगाल में हमारा जीतना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बंगाल बॉर्डरिंग स्टेट है, और बंगाल जिस देश से लगी वहाँ से बहुत घुसपैठी आए हैं, और वो घुसपैठी ही ममता बनर्जी के प्रमुख वोटर थे। और इसलिए बंगाल को तो निजात दिलाना बहुत ज़रूरी था, वामपंथियों से भी और टीएमसी से भी। और ये टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं, ये वामपंथियों से ज़्यादा हिंसक हैं, निर्दयी और क्रूर हैं। और इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने हमारा मध्य प्रदेश का एक शेर भेजा, कैलाश। अब वहाँ डेरा जमाया। कैलाश तो अचल होता है ना, तो जाके अचल ही हो गया वहाँ पे, तो उसको कोई चलायमान नहीं कर सका। और फिर पूरे सब लोग डट करके लगे, वहाँ पे विजय होगी। यहाँ पर भी उपचुनाव में बहुत अच्छी विजय हुई। गोविंद भैया बहुत अच्छा जीते। मैं आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। गोविंद भैया को चुनाव तो उनकी पूरी संवेदना मेरे साथ थी कि यात्रा ठीक से निकल जाए, लोगों की व्यवस्था ठीक हो जाए, भोजन ठीक हो जाए।
और ये चीज़ मैं कभी भूलती नहीं हूँ, क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में लिखा है, चौपाई याद कोशिश कर रही हूँ, विपत्ति काल कर सद्गुण नेहा, श्रुति कहे संत मित्र गुण एहा। संत और मित्र की पहचान क्या है कि वो विपत्ति के काल में उसका प्रेम आपके प्रति बढ़ जाए। जब आप विपत्ति में हैं उस समय यदि उसका स्नेह बढ़ जाता है तो वो संत की और मित्र की पहचान है। ये तो भाई है और जिसने हमेशा मेरे प्रति बहुत सम्मान दिखाया, बहुत ज़्यादा। छोटे हैं इसलिए ऐसे करके बोल रही हूँ गोविंद के लिए। तो यहाँ भी और प्रभु राम के यहाँ भी धन्यवाद देने जाऊँगी। आज 2 ही जगह मैंने कहा भी था कि मैं धन्यवाद देने आऊँगी। यद्यपि मुझे विश्वास था कि ये प्रचंड मतों से जीतेंगे, लेकिन बड़ी बहन हूँ तो मन में कहीं भय था कि कोई कसर न रह जाए, इसलिए मैं लोगों को कह रही थी कि देखो वोट दे दोगे तो मेरी इज्जत बढ़ेगी और मैं आप लोगों को धन्यवाद देने आऊँगी। तो मैं अपनी बात पूरी करने आई हूँ। अब आपको कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, गोविंद जी से पूछना हो या मुझसे पूछना था। हम ऐसे ही बोले थे, हमने कहा था अभियान चलेगा, और जिस दिन मेरी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसकी रिकॉर्डिंग है, उसमें क्लियर है ये सारी बातें। तो मैंने कहा था कि ये फेजिंग नहीं चलेगा, फेज़ में पहला फेज़ अभियान का ही होगा। तब तक हम सरकार को मौका देंगे कि वो राजस्व की क्षतिपूर्ति के उपाय निकाल लें। इस बीच में स्वचेतना से लोग अभियान में शामिल हों और शराब छोड़ें, और फिर धीरे धीरे सरकार जब राजस्व की क्षतिपूर्ति के रास्ते निकाल ले तो पूर्ण शराबबंदी और नशाबंदी की ओर राज्य जावे। नशे में तो कोई राजस्व मिलता ही नहीं है, नशे में तो सिर्फ बर्बादी है। नशे में तो कार्रवाई ठीक से करनी है, क्योंकि नशा बिना संरक्षण के नहीं होता। इसमें नीचे के बहुत लोअर लेवल के प्रशासनिक कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस का कंट्रोल होता है। बड़े अधिकारी शामिल रहते हैं, ऐसा मेरे को समझ में नहीं आया है, लेकिन नशे के बारे में जो समझ में आया है कि वो बहुत ही नीचे के लेवल पे चलता है। इसलिए इस पर तो कंट्रोल करना ही चाहिए और सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अब रही शराब की बात, इसको आपको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि आपको मेरा साथ देना है इसमें। मीडिया मेरे साथ है, बहुत अच्छी तरह से साथ है, और इसलिए वो चिंतित भी है कि दीदी ने नहीं, ये शराब माफिया ने फैलाया है कि मैंने अपना स्टैंड बदल लिया। ये आप ध्यान रखिएगा, और बहुत सावधान रहना पड़ेगा हमें और आपको कि वो ऐसा दुष्प्रचार करेंगे बीच बीच में। नहीं, मैं यही बोली हूँ पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और मैं अपनी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे अभी मैं आपसे बोल रही हूँ, देखिए मेरे एक अंगरक्षक पूरी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोबाइल में रिकॉर्डिंग चल रही है, ताकि मैं भी अपने शब्द से बदल ना जाऊँ। तो इसलिए राजस्व तो मिल रहा है नंबर 1 की शराब से, नंबर 2 से तो नहीं मिल रहा ना, और नंबर 1 से ज़्यादा तो नंबर 2 की शराब है, उसका राजस्व तो पॉलिटिशियंस को मिल रहा है, जनता को तो नहीं मिल रहा है। तो उस पर तो रोक लगे, उस पर तो ठीक से कार्रवाई हो। मतलब फेजिंग जो मैं कह रही हूँ ना, कि फेज बनाओ इसके। दूसरे, कहाँ शराब होनी चाहिए, कहाँ नहीं होनी चाहिए, ये लिखा है नियम बिल्कुल, कौन से स्थानों पर निषिद्ध होनी चाहिए। तो जो निषिद्ध स्थान है वहाँ नहीं होना चाहिए। इसलिए इसमें विधायकगणों को पहल करनी चाहिए, और इसलिए मैंने विधायकों के घर में, चूँकि मैं हिमालय में थी ना उस समय पे, तो गंगा जल भिजवाया मैंने। अब गंगा जल से बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है, कॉल धरवा दिया समझ लो गंगा जल ही। क्या अपनी अपनी विधानसभा में कम से कम जिन स्थानों पर वर्जित है उतनी दुकानें बंद कराओ और खुद भी मत पियो। अब तो हमने एक और बना दिया है कि जो पीते होंगे उनसे हम व्यवस्था में कोई सहयोग नहीं लेंगे। जैसे किसी ने कहा कि आपका कार्यक्रम होना है महिलाओं का, महिलाओं को आगे किया ना मैंने इसे। पंडाल, हमने कहा पंडाल बनो, जो पंडाल का ऑफर करा है जरा देख लो वो पीता है क्या, तो नहीं चाहिए, खुले में बैठो, पेड़ के नीचे बैठो। और अपनी तपस्या से, तपोबल से मैंने महिलाओं को कहा आगे आओ। उसका कारण है कि सरकार का भी हमको हौसला बढ़ाना पड़ेगा ना। हम ऐसे सरकार से करवा देंगे तो अब सफल नहीं होती, हरियाणा में सफल नहीं हो पाई थी। मेरे सामने 3 उदाहरण है ना, मुझे थोड़ा लंबा समय देना, क्योंकि मैं जिस दिन मैंने भोपाल में प्रेस करी थी उसके बाद ये दूसरी प्रेस है सागर की, और घर के लोग बैठे हैं। 3 उदाहरण हैं, ऐसे उदाहरण तो बहुत हैं लेकिन 3 दे रही हूँ। एक गुजरात का जो आज तक चल रहा है, लेकिन गुजरात की खूबी ये है कि वो तटीय राज्य है और सीमा से लगा हुआ राज्य है, समुद्र तट है और सीमा है, तो सीमा से अपने आप विकास होता है। रोड बनते हैं ना मिलिट्री के लिए, और समुद्र तट होने से हज़ारों साल का व्यापारिक आदान प्रदान होता है, तो वो चलता है, आज भी चल रहा है, आधुनिक युग में भी चलता है वो। तो उनको राजस्व की हानि नहीं होती उतनी, क्योंकि उनके राजस्व के बहुत रास्ते होते हैं। दूसरा उदाहरण हरियाणा का है, वो फेल हो गया था, नहीं हो पाया था और बंद हो गया था। तीसरा बिहार का है, जिसमें नीतीश ने हिम्मत करी, लेकिन उसमें भी उनको 2-3 साल लगे।
पूरा तैयारी करने में। इसलिए तो मैं तैयारी करने में शिवराज जी का साथ दे रही हूँ, क्योंकि शिवराज जी और वीडी शर्मा शराब के उतने ही खिलाफ हैं जितनी मैं हूँ। कोई शराब के पक्ष में नहीं है, ना ज्योतिरादित्य। लेकिन ये देखना है कि राजस्व की इतनी बड़ी कमी आ जाएगी कि हम तो केंद्र सरकार की योजनाओं की मैचिंग राशि भी नहीं दे पाएंगे। फिर खाली ऐसा नहीं है कि हमारी योजनाएं रुक जाएंगी, जो केंद्र सरकार की मैचिंग ग्रांट होती है 40, 50, 60 वो भी नहीं दे पाएंगे, अब वो भी रुक जाएगा सारा काम। हाँ, और उसमें गरीब लोगों को ही लाभ होना है, तो उसके रास्ते भी निकालें हम, और तब तक हम इस अभियान को चलाएं। मैं फिर इसी शब्द का प्रयोग कर रही हूँ, अभियान को चलाएं। और हम वास्तव में बहुत गंभीरता से हम अब नीतीश कुमार का मैं सबसे व्यवहारिक, मतलब नीतीश कुमार मध्य प्रदेश का एक जैसा हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि लोग नहीं पीते, अभी उनके एक मंत्री पकड़े गए, आपने देखा होगा, एक मंत्री पकड़े गए उनके। लेकिन नीतीश ने एक बात कह दी थी और वो अड़ गए अपनी बात पे। उन्होंने कहा कि ठीक है, शराबबंदी के बाद भी पी लोगों ने, मेरे विधायकों ने भी पी, उन्होंने कहा 2-3 साल पहले भी उन्होंने कहा था, मेरे मंत्री भी पीते हुए पकड़े गए। लेकिन एक अंतर समझ लो कि जब बंद नहीं की थी तो राजा की तरह पीते थे, अब चोर की तरह पी रहे हैं और पकड़े जा रहे हैं और बदनाम हो रहे हैं, हंसी उड़ रही। तो इसलिए जो व्यक्ति इसके लिए तैयार हो जाए कि ठीक है, निंदा झेल लेंगे, उपहास झेल लेंगे, हंसी ठट्ठा झेल लेंगे, लेकिन जो निर्णय किया उस पर, मुझे लगता है मध्य प्रदेश उस भूमिका पे आ सकता है, बिहार एक आदर्श उदाहरण बन सकता है। लेकिन इसके लिए फिर मैंने आपको कहा कि हमें राजस्व की क्षतिपूर्ति के उपाय निकालने पड़ेंगे, नहीं तो राज्य की सारी योजनाएं ठप्प पड़ जाएंगी। और कारण मैं बता रही हूँ, वो 7,000 करोड़ आपको दिख रहे हैं, वो लगभग 30-40 हज़ार करोड़ की व्यवस्था करने वाला 7,000 करोड़ है। क्योंकि कई योजनाओं में तो सिर्फ 15% मैचिंग ग्रांट देना पड़ता है, कई में 10% देना पड़ता है, कई में 40% देना पड़ता है, बाकी राशि केंद्र से मिलती है। लेकिन अगर आप वो राशि नहीं दोगे तो वो भी बंद हो जाएगी। तो हम तो 30-40 करोड़ को डैमेज कर सकते हैं इस राशि के बंद हो जाने से, 30-40 हज़ार करोड़ को, और उससे बहुत सारे काम हमारे बंद हो जाएंगे, जैसे रूरल डेवलपमेंट के जितने काम हैं। तो आपका कहना ये है कि मध्य प्रदेश में सरकार चल रही है, तो शराब ही से चल रही है, कोई आय का साधन नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि शराब से आने वाला जो राजस्व है उसकी क्षतिपूर्ति का उपाय निकालते हुए हमें क्रमिक शराबबंदी की ओर बढ़ना चाहिए, जिसमें पहली चीज़ होनी चाहिए कि नंबर 2 की बंद हो जाए, दूसरी होनी चाहिए कि लोग स्वचेतना से छोड़ें, और तीसरी होनी चाहिए कि राजस्व की क्षतिपूर्ति के रास्ते निकलें। कोई शराब से नहीं चल रही, कोई केंद्र की योजना से नहीं चल रही, कोई राज्य की योजना से नहीं चल रही। देश हमेशा अपने नागरिकों की शक्ति से चलता है, किसान और मजदूर की ताकत से चलता है, व्यापारी के अपने उद्यम के प्रयास से चलता है। सरकार तो उसमें एक सप्लीमेंट्री की भूमिका में होती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया, रियली। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और आपके मन में तड़प है इस बार, आपने अच्छा, हाँ, और शराब के कारण बहुत परेशानी है, अपने महिलाएं मायके में सर बेचने के पति मारते। आपके में तो सवाल करते ही आपकी पीड़ा समझ गई थी कि आपके मन में जो आक्रोश है वो उन्हीं महिलाओं को, कि मेरे को भी मेरी भतीजी ने बताया, जिसको मैंने ये काम सौंपा हुआ है, वो टीम में है महिलाओं की, उसके घर में काम करने वाली जो महिला है वो बोली ऐसे आंचल अपना उठा निकाल के, तो उनके चरण छूना चाहती हूँ मैं दीदी के, क्योंकि मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा पति पी के आता है, मारता है, पैसे देता नहीं, और मैं भी जो कमाती हूँ वो छीन लेता है। और उसने कहा ऐसी हमारे पूरे भोपाल की झुग्गी झोपड़ियों की महिलाओं की व्यथा है, और गांव में तो मैं कहे भर दूँ तो महिलाएं तुमुल नाद करती हैं। तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ ना कि हरियाणा जैसा हो जाए, मैं चाहती हूँ बिहार जैसी स्थिति में हम आ जाएं, बस इतनी सी बात है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बंगाल में चुनाव है और राम और दुर्गा के नाम पे बीजेपी चुनाव लड़ रही है, तो आप हिंदुत्व नेता के रूप में नहीं, मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि विकास होवे, विकास ही मुद्दा है बंगाल का, विकास एंड लॉ। हाँ, मैं जाऊँगी दीदी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जो 30 बजे बयान दिया, मैं जाऊँगी और बहुत दिन रहूँगी। मुख्यमंत्री मैं इंतजार कर रही हूँ, होलाष्टक होली हो जाए, होलाष्टक हो जाए। उनके बयान का मुख्यमंत्री कमल पटेल, कोई बात, उन्होंने माफी मांग ली ना। कमल पटेल आपका क्या विजन? कमल पटेल कहाँ के मुख्यमंत्री? नहीं, अच्छा, वो तो तीरथ ने कहा ना बाबा। उनके बयान का समर्थन किया है मध्य प्रदेश में भी। नहीं, लेकिन तीरथ सिंह रावत ने माफी मांग ली, चैप्टर क्लोज हो गया। उनने माफी मांग ली, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो कई लोग तो मांगते ही नहीं है, पता है, वो कुछ ना कुछ और कहते जाएंगे और उसमें और फंसते जाते हैं। तो इसलिए तीरथ सिंह रावत है सीधा आदमी, जिसको सूदरा बोलते हैं ना, बुंदेलखंड में सूद पकड़ने वाला, बहुत पढ़ा लिखा, बहुत पुराना कार्यकर्ता, प्रदेश का अध्यक्ष रहा, विद्यार्थी परिषद में रहा, बहुत एजुकेटेड है।
तो उसने शालीनता और भारतीय जनता पार्टी के एक सही कार्यकर्ता के चरित्र का परिचय दिया, माफ़ी मांग ली। शिवराज जी ने आज बार कहा बार है आरोप लगा रही है, कांग्रेस बार बार भाजपा पर आरोप लगा रही है लोकतंत्र की हत्या, और उसके लिए में सम्मान में एक कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है। इमरजेंसी का जो पाप कांग्रेस ने किया है वो 1 लाख साल तक दुनिया के इतिहास में, पुराणों में, मतलब अभी के जो पुराण लिखे जाएंगे ना बाद में, उसमें भी लिखा होगा। कम से कम कांग्रेस को मुंह से शोभा नहीं देता कि वो लोकतंत्र का नाम ले। लेकिन दीदी अब तो उन्होंने माफी मांग ली राहुल गांधी ने, उससे क्या होता है? जैसे आपके मुख्यमंत्री ने माफी मांग ली, उससे क्या होता है? नहीं, उसमें फ़र्क है। नहीं, उसमें फ़र्क है। तीरथ सिंह रावत ने कमेंट किया है ड्रेस कोड पे, लेकिन जो लोग मरे थे इमरजेंसी में और लाखों लोग जो जेल में बंद किए गए थे, वो राहुल के गांधी के माफ़ी मांगने से उनकी जिंदगानियाँ, उनकी जवानियाँ वापस लौटेंगी? कितने लोग टॉर्चर से मारे गए थे, कितने महिलाएं मरी थी, कितने पुरुष मरे थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया को 2.5 साल पागल औरतों के साथ रखा गया था, और कैसे वो उसको झेली थी। मेरा तो उनसे परिचय नहीं था तब, लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए थे उस समय पे। इसीलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि माफ़ी मांगने, देखो माफ़ी जैसे होता है ना, डिस्प्यूट सॉर्ट आउट होता है ना, तो 307 तक का होता है, 302 का नहीं होता। ये ध्यान रखना, वो सॉर्ट आउट नहीं होता कभी। ये पर आखिरी सवाल था, दमोही लोग में उपचुनाव है, हाँ, और ऐसा हम जीतेंगे और हमारा जो सहयोग मांगेगी भाजपा हम देंगे। बुंदेलखंड की आप कद्दावर नेता ये बेचारा पता है बहुत देर से पूछा तो उसको बोल रहे हैं, शरीफ आदमी है, बोल। शिवराज जी ने कहा है कि होली घर पर मनाई जाएगी, ये हम नारा देंगे, लेकिन कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि हम होली मनाएंगे और कोरोना खत्म होने की प्रार्थना करेंगे, तो इसको लेके आपका क्या है? कोरोना एक ऐसी चीज़ है कि उसको लगना होगा तो वो लग ही जाएगा, तो इसलिए वो नहीं मानेंगे इस नियम को, अपने ही लिए नहीं मानेंगे अच्छी बात नहीं है। कोरोना कोई कोड नहीं है, कोड ऑफ कंडक्ट नहीं है। कोरोना एक डेंजर है, एक खतरा, एक चेतावनी है पूरी मानवता के लिए। और कब किसको लग जाएगा, देखो आप देखते रहे हो, जवान लोग मरे हैं, कितने महत्वपूर्ण लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, और हर राजनीतिक दल के लोग मरे हैं। इसलिए ऐसी चीज़ों में मैं भी कांग्रेस के लोगों को कहूँगी कि हुज्जत मत किया करो और बातों में करो। चलो दमोह में चुनाव लड़ो ना, लड़ते हैं वहाँ पर, कोरोना में क्या लड़ना। और क्या, बुंदेलखंड अलग से राज्य बनना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोग इसके साथ ख़त्म कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के लोग इसके समर्थन में नहीं हैं। और ये बात मैंने उत्तर प्रदेश में जब मैं सांसद थी तो मैंने ये बात आ गई थी वहाँ पे, क्योंकि हमारी पार्टी छोटे राज्यों को मानती है। छोटे राज्य से प्रशासनिक व्यवस्थाएं गरीब आदमी के दरवाजे तक पहुँचती हैं, उसका एक एडवांटेज होता है। और उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी ने संगठन की दृष्टि से इसको मान्यता देते हुए पृथक बुंदेलखंड संगठन बना दिया था बीजेपी का, और उसका अध्यक्ष बाबूराम निषाद को भी बना दिया था। लेकिन स्थिति आ गई कि बुंदेलखंड का नक्शा कितना हो, और मध्य प्रदेश के लोगों ने कहा कि हम तो धरने पे बैठ जाएंगे लेकिन हमें अलग नहीं होना। तो आप ज़बरदस्ती राज्य नहीं बना सकते, जन समर्थन जरूरी होता है। इसलिए बुंदेलखंड के जो आंदोलनकारी हैं, पहले वो ये निश्चय कर लें कि उनको इसके पक्ष में माहौल कैसे बनाना है, तब तक मैं राजनीतिक दृष्टि से उस पर टिप्पणी नहीं कर सकती। दीदी, राम मंदिर का मुद्दा तो सुलझ गया कि आप मथुरा काशी का पार्टी उठाएंगे? अरे चलो ना तुम। एडिना ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस फार्मेसी एंड इंजीनियरिंग कॉलेज प्रदेश के शीर्ष कॉलेजों में शामिल। बी फार्मा, एम फार्मा, बी टेक, एम टेक, सिविल मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। समय समय पर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, देश विदेश से ख्याति प्राप्त विषय विशेषज्ञों के लेक्चर्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्पोकन इंग्लिश, ग्रुप डिस्कशन, इंडस्ट्रियल विजिट, कैंपस प्लेसमेंट, खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियाँ, गर्ल्स एंड बॉयज हॉस्टल्स, सर्वाधिक ग्रीन कैंपस, एक्स्ट्रा क्लासेस वीक स्टूडेंट्स के लिए। शहर के शोरगुल से दूर, बस सुविधा शहर के कोने कोने से उपलब्ध है। 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस। हमारा पता है NH86 लेहदरा नाका, भोपाल रोड, सागर, मध्य प्रदेश। हमारे नंबर हैं 7987796396, 8109570490।